सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बिरवाल, लेक्चरर इन कॉमर्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत, डिस्ट्रिक्ट कैथल, आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? प्रबंध के सिद्धांत। तो प्रबंध के सिद्धांत शुरू करने से पहले हम एक बार ये जान लें कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इससे रिलेटेड वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो प्रबंध का क्या अर्थ होता है? प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हैं, मतलब मेलजोल कर कार्य करते हैं। क्या, किस चीज़ के लिए? चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करने के लिए। चुनिंदा लक्ष्य जो मतलब हमने पहले से ही डिसाइड कर रखे हैं। हमने नियोजन वाले पार्ट में पढ़ा था कि उद्देश्य प्रेरित होता है हमारा व्यवसाय जो भी होता है। फिर से पढ़ देता हूँ। प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने में, तैयार करने तक सीमित नहीं है, उसे बनाकर भी रखना है। जब तक, कब तक? जब तक हम अपने लक्ष्यों को जो हमने सोच रखा है कुशलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर लेते हैं। चलिए, इसके अलावा और क्या अर्थ हो सकता है इसका? प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा करने की एक प्रक्रिया है। तो बार बार प्रक्रिया आ रहा है, प्रोसेस आ रहा है, तो इसके ऊपर हम चलेंगे। तो प्रक्रिया का क्या अर्थ हो जाता है? प्रक्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बार बार कह रहा है कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, तो इसमें आ जाता है नियोजन, यानी कि पहले से ही लक्ष्य का निर्धारण करना, एक योजनाएं बनाना। फिर संगठन, मिलजुल कर कार्य करना। नियुक्तिकरण करना, कौन किस कार्य को करेगा। निर्देशन देना, यानी कि मार्गदर्शन करना, और नियंत्रण करना। लास्ट में जाके हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो ये सारी मिलकर जो है वो बातें हमारी प्रक्रिया बन जाती हैं। तो इसमें एक तो यहाँ पर ये आया है एक शब्द प्रभावी ढंग से। तो इसका अर्थ मैं बता दूं कि प्रभावी ढंग का मतलब होता है कि सही प्रकार से कार्य को करना, पूरा करना, या फिर हम कहें तो उद्देश्यों को सही प्रकार से प्राप्त करना। तो यहाँ ये प्रभावी ढंग का ये अर्थ हो जाता है। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो आए हैं कुशलता शब्द आ गया जैसे, या फिर यहाँ पर देखिए ये दक्षता शब्द आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सही ढंग से न्यूनतम लागत पर कार्य करना। न्यूनतम लागत पे हम जो है वो ज़्यादा जोर रखेंगे, क्योंकि प्रभावी ढंग का मतलब ये भी हो सकता है कि बेशक अच्छा कार्य करना है, बेशक चाहे उसकी हमें ऊंची लागत देनी पड़े। लेकिन जब हम कुशलता की बात करते हैं तो प्रभावी यानी कि अच्छा कार्य करना है, सही कार्य करना है, लेकिन न्यूनतम लागत पर हमें करना है। कुशलता का मतलब यही होता है कि किसी कार्य को अच्छे प्रकार से कम कर देना, कम मेहनत, कम समय, कम कॉस्ट लगाकर हम किसी कार्य को पूर्ण कर ले तो हम उसको कुशल कहते हैं। कुशलता से कार्य करना हम उसको कहते हैं। तो प्रबंध का अर्थ आपके बीच रहा। फिर उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, जिसके ऊपर आज का वीडियो जो है वो फोकस करेंगे। प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ क्या रहेगा कि प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। तो एक तरह से प्रबंध के सिद्धांत का मतलब तो बिल्कुल आसान सा हो गया कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा कि हमें अपना कार्य किस प्रकार से करते चले जाना है, तो मार्गदर्शन करेगा। फिर प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। तो प्रबंधक कौन हो गए? जिनकी देखरेख में वो कार्य किया जाना है, जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो उनके व्यवहार का भी दिशा निर्देश होते हैं कि आपको किस प्रकार से जो है वो कर्मचारियों से कार्य करवाना है। फिर इसके अलावा क्या हो सकता है? जो हमारे प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं विलियम बी कॉर्नेल, उन्होंने क्या कहा कि प्रबंध के सिद्धांत आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य हैं। मतलब मान लिए गए हैं, सबने मान लिया है कि जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो सत्य हैं। मतलब उन पर अगर हम चलकर कार्य करें तो हमारे कार्य के अच्छे होने के या फिर उद्देश्य को पूर्ण होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या सर्वमान्य सत्य हैं? जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करते हैं। विचार का मतलब होगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये कार्य इस प्रकार से किया जाना चाहिए, तो उसका मार्गदर्शन जो है वो हमारा करते चले जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करने से पूर्व
उनके लक्षण एवं प्रकृति को समझना परम आवश्यक है। तो प्रबंध के सिद्धांत जब हम लागू करने जाएंगे, इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, तो उनका क्या रिजल्ट निकलेगा और वो किस प्रकार से जो है वो हमें लागू करने हैं, तो उनको समझ लेना आवश्यक है। अगर हमने उनको नहीं समझा तो फिर उस कार्य के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अर्थात यह अंधेरे में डंडा चलाने के समान होगा, मतलब तुक्का लगाने वाली जो है वो बात आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति कैसे है। प्रकृति का मतलब हो जाता है एक तरह से विशेषताएं, मेरिट्स, गुण वगैरह उसके अंदर क्या है, किसके अंदर, प्रबंध के सिद्धांत में। तो सबसे पहली प्रकृति, प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब प्रबंध के सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप उसको व्यावसायिक क्रियाओं से ही जोड़ लें, उनको हम गैर व्यावसायिक क्रियाओं में भी कर सकते हैं। छोटे बिजनेस के अंदर भी वो चल सकते हैं, बड़े बिजनेस के अंदर भी वो जो है वो आ सकते हैं। सार्वजनिक, निजी, किसी भी प्रकार का व्यवसाय हो, हम उसके अंदर इनको लागू कर सकते हैं। विनिर्माण का क्षेत्र हो, मतलब जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, चाहे वहाँ पर हो, और चाहे फिर सर्विसेज, सेवाओं से, जैसे कि स्कूल, बैंक वगैरह, तो वहाँ पर भी जो है वो प्रबंध के सिद्धांत अच्छे प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रबंध की प्रकृति क्या है। प्रबंध के सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनका हम दिशा निर्देश दिखाते चले जाते हैं, हमें एक रास्ता सा दिखाते हुए चले जाते हैं, तो मार्गदर्शन का करते हैं कार्य। फिर प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधकों के अनुभव, बुद्धि, चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी उठाया और उसको प्रबंध के सिद्धांत मानकर और उसको लागू कर दिया, नहीं। जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, उनका अनुभव देखते हैं, उनकी बुद्धि, चातुर्य मतलब कितने चतुर हैं वो, और शोध का मतलब होता है कि नई नई चीज़ें खोजना। ठीक है। तो उनके द्वारा जो है वो निर्माण किया होता है। ऐसा ही नहीं होता कि जो मर्जी आया और इम्प्लीमेंट कर दिया। तो अगर हम प्रबंध के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं तो व्यवसाय के अंदर जो है वो सफलता प्राप्त करने के चांसेस इसीलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनुभवी प्रबंधकों बुद्धि का प्रयोग करते हैं, चातुर्य का प्रयोग करते हैं और कई चीज़ों को शोध करके देखते हैं, उसके बाद ही प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण होता है। फिर प्रबंध के सिद्धांत की अगली प्रकृति क्या है। प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं। लोचशील का पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर से यहाँ पर बता देता हूँ। लोचशील का मतलब होता है हम उनको ज़रूरत, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसमें परिवर्तन कर सकें, थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत महसूस होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत ऐसा नहीं है कि लकीर के फकील होते हैं, ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो हम उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। फिर प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। तो हमारे यहाँ मानवीय और भौतिक व्यवसाय के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, भौतिक मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, और मानवीय जो हमारे वर्कर्स हैं, तो उनको प्रभावित करना जो है वो प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य होता है। जो हमारे अंडर में कार्य कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, सैलरीड हैं या वेजेस पर्सन हैं, अगर हम उनके दिल को टच कर गए तो फिर हमारे कार्य जो हमने उनसे लेना है उसकी कुशलता में वृद्धि होगी और वो खुशी खुशी कार्य कर सकेंगे। तो मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना जो है वो प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य होता है। इसका मतलब यह भी नहीं होता कि वस्तु स्थिति या घटना से संबंधित नहीं होता। हमें क्या करना होता है, प्रबंधक को क्या करना होता है, भौतिक और मानवीय दोनों में तालमेल बनाकर जो है वो कार्य लेने का जो है उसको प्रयास करना होता है। तो ये प्रबंध की प्रकृति के कुछ हैं कुछ पॉइंट्स, और इसके अलावा लास्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा, प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब आवश्यकता अनुसार हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी को घटाने की तो हम बात नहीं करेंगे, सैलरी को बढ़ाना, वेजेस को बढ़ाना, या एम्प्लॉय वर्कर की योग्यता को जब हम सैलरी बढ़ाने की हम जब बात करेंगे या हम बढ़ाने की इच्छा रखेंगे, या एम्प्लॉय चाहेगा कि उसकी सैलरी बढ़े, तो मुझे क्या ध्यान में रखना है, उसमें योग्यता को ध्यान में रखना है, उनकी वर्कर्स की, अपने व्यवसाय के बजट को भी ध्यान में रखना है। तो अनिश्चित सा होता है कि मैं ऑन द स्पॉट या अकॉर्डिंग टू सिचुएशनली मैं प्रबंध के सिद्धांत के अंदर जो है वो किस प्रकार से कार्य लूँ। जैसे मैंने आपको सैलरी वाला उदाहरण दिया, सैलरी बढ़ाना है तो क्या मैं एम्प्लॉयज़ की योग्यता को ध्यान में रखूं या फिर मैं व्यवसाय के बजट को ध्यान में रखूं। अगर बजट ठीक है तो फिर योग्यता को मैं ध्यान में रखूंगा। योग्यता में भी फिर अलग बात आ जाएगी, मैं अनुभव को ध्यान में रखूं या उसकी कार्यकुशलता को ध्यान में रखूं। तो सिद्धांत अनिश्चित होते हैं, हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशनली हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रबंध के सिद्धांतों के महत्व की हम बात कर रहे हैं, इम्पोर्टेंस की। तो सबसे पहला, प्रबंध के सिद्धांत संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने में मदद करते हैं। मतलब जो संसाधन, जो चीज़ें व्यवसाय में उस समय मेरे पास में उपलब्ध हैं, उनका मैं कितने अच्छे से प्रयोग कर सकता हूँ, ये प्रबंध के सिद्धांत हमें बतलाते हैं। फिर उसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की बदलते वातावरण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि सिद्धांत जो है वो लोचपूर्ण होते हैं कि क्या करना है, क्या छोड़ना है। जैसे कि हम अगर बात करें, मान लो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो क्या मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ही कंसंट्रेट करूं? जो गैर मूल कार्य होंगे मेरे, जैसे कि एडवर्टीजमेंट करना या रिटेल पर चीज़ों को बेचना, इस प्रकार के जो मेरे गैर मूल कार्य होंगे, तो मैं क्या उनको छोड़ दूं? क्या दूसरी कंपनी के साथ मैं टाई अप कर लूं? तो ये क्या है कि ये एक महत्व है कि प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को बदलते वातावरण की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूं, तो मैं अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित रख लूं और सेलिंग पर से सेलिंग वगैरह का कार्य जो है, एडवर्टीजमेंट का कार्य मैं दूसरी कंपनी को जो है वो देता रहूँ, ताकि वो मेरा ध्यान जो है वो अपने मूल कार्य का पर बना रहे। फिर महत्व क्या है? प्रबंध के सिद्धांत वैज्ञानिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो वैज्ञानिक का अर्थ पिछले हमारे वीडियो में भी आया। तो वैज्ञानिक का मतलब होता है कि स्टेप टू स्टेप चलना, सिस्टमेटिक वे। तो तर्क पर ध्यान रखना है, वैज्ञानिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। तर्क पर क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। तो अगर वैज्ञानिक निर्णयों की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट लगता है वो ये लगता है कि मैं व्यक्तिगत द्वेष, पक्षपातों से मुक्त होकर सही निर्णय लेने में जो है वो अपने आप को सक्षम पाता हूँ। क्या सही है, क्या तर्कपूर्ण लग रहा है, क्या लॉजिकल लग रहा है, जो मेरे निकट है मैं उसकी बात पे अगर लॉजिकल है तो मैं मान लूँगा, अगर लॉजिकल नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। मैं सही प्रकार से जो है वो कार्य का मूल्यांकन कर पाऊँगा। तो एक तरह से मेरे ऊपर व्यक्तिगत पक्षपात रूपी जो बायस्ड जो चीज़ें होती हैं वो हावी नहीं हो पाती जब मैं प्रबंध के सिद्धांतों को लागू करके चलता हूँ। फिर इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग प्रशिक्षण, शिक्षा व अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो प्रशिक्षण जब हम देते हैं, किसी को ट्रेनिंग जब हम देते हैं, तो प्रबंध के सिद्धांतों को हम लागू करके उनको प्रशिक्षण देते हैं। मान लो मैनेजर्स की ट्रेनिंग चल रही है, तो हम उनको प्रबंध के सिद्धांतों को अच्छी प्रकार से जो है वो उनको ट्रेनिंग देते हैं कि व्यवसाय को कैसे या फिर व्यवसाय को कैसे चलाना है, वर्कर से कैसे काम लेना है, डिफरेंट सिचुएशन में मुझे किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल करना है। फिर शिक्षा में काम आता है, जैसे कि हम अपने कॉमर्स वाली स्टडी में हम पढ़ते हैं बीकॉम में, और अभी हम +2 के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को, प्रबंध को। फिर MBA वगैरह के लिए हम जो है वो शिक्षा अलग से जो है वो लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। वह अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च की गई खोज में से नई नई चीज़ों को ढूंढ के लेके आना, तो वहाँ पर भी हम प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ प्रबंध के सिद्धांतों के इम्पोर्टेंट महत्व है। ये निचोड़ मैं निकाल के ला रहा हूँ आपके लिए पाठ का, ताकि आप कम मेहनत करते हुए ज़्यादा चीज़ें सीखने का जो है वो मदद मिले। चलिए, उसके बाद आ जाएगा प्रबंध के आधारभूत सिद्धांत। तो हमारी आज की वीडियो जो है वो सिर्फ एक ही सिद्धांत के ऊपर सीमित रहेगी, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्यूल, जिनका जन्म 1841 में हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों के बारे में जो लिखा है। हमारी वीडियो इन्हीं 14 सिद्धांत के ऊपर आज सीमित रहने वाली है। तो हेनरी फ्यूल नाम रखना है, आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। और 1841 से 1925 और कौन सी पुस्तक में इन्होंने लिखा, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने अलग से कलर में दिखा रखी हैं। ये आप लोगों को जो है वो ज़रूर याद रखनी है। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के अंदर जो लिखा 14 सिद्धांत, तो इन 14 सिद्धांत के अंदर अपनी पुस्तक के अंदर 2 प्रमुख बातों पर जो है वो हेनरी फ्यूल ने ज़्यादा फोकस रखा। कौन सी 2 बातें रहीं? सबसे पहली, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए।
केवल मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ी होती चली जाएगी तो हर बात को इम्प्लीमेंट करने में समस्या आएगी, या फिर समस्या नहीं आई तो हम उनको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादा बड़ी सूची नहीं रखनी है, केवल और केवल मार्गदर्शन के रूप में होगी, वो रास्ता दिखाती हुई चली जाएगी हमारी प्रबंध के सिद्धांतों की सूची। और दूसरी जो प्रमुख बात पर जोर देने के लिए कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो कठोर नहीं होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। कठोर का मतलब होगा फिक्स हो गए, हम उनमें चेंज नहीं कर सकते, तो लचीले होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनमें चेंजेस कर सकें। जैसे कि एक उदाहरण हमने सैलरी वाला लिया था। अगर मान लो प्रबंध के सिद्धांत कठोर हैं और सैलरी बढ़ाने की काम आ गई, सैलरी बढ़ाने वाला समय आ गया और हमारा बजट नहीं था, और हमारे प्रबंध के सिद्धांतों में लिखा हुआ है कि हर साल जो है वो हमें अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है, लेकिन बजट सैलरी बढ़ानी है, मान लो हर एम्प्लॉय की हमें 1000 रुपये पर मंथ जो है वो बढ़ाना है, लेकिन बजट अलाउ कर रहा है सिर्फ 500 का, और प्रबंध के सिद्धांत हमने कठोर मान के चल पड़े हैं, तो क्या होगा, बिजनेस का जो बजट है वो गड़बड़ा जाएगा। तो लचीले होने चाहिए। जिस साल व्यवसाय को कम प्रॉफिट हो तो उस हिसाब से कम तनख्वाह बढ़ा दी जाए, जिस साल ज़्यादा हो उस हिसाब से पिछले वाले की रिकवरी कर दी जाए। तो प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं, लचीले होने चाहिए। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने प्रबंध के उन 14 सिद्धांतों को जो हेनरी फेयल ने दिए हैं। इन 14 सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य का एक ही भाग सौंपना चाहिए। किस चीज़ पे जोर दिया गया कि पूरे कार्य को एक तो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, दूसरा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता कि वो किस कार्य को कितना अच्छा कर सकता है और कितना उस कार्य को करते हुए आनंद लेता है, वो कार्य उसको सौंप दो। उससे क्या होगा, एक तो विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होंगे हमें। विशिष्टीकरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया उसकी रुचि और उसकी योग्यता के अनुसार वो उसमें स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर लेगा, उसमें महारत जो है वो प्राप्त कर लेगा। दूसरा, कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। एक तो रुचि का कार्य मिल गया, दूसरा मेरी योग्यता के अकॉर्डिंग मिल गया। मैं उस कार्य को जब करता चला जाऊंगा तो मेरी कार्यकुशलता बढ़ती चली जाएगी। मतलब उस कार्य को करना, उस जो भी प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा या जो भी मैं कार्य करूंगा उसकी जो है वो क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाएगी लगातार। अगर मैं ये चीज़ नहीं करता हूँ, मतलब अगर मैं कार्य विभाजन नहीं करता हूँ, तो सबसे पहले तो विशिष्टीकरण वाला लाभ मैं खो दूंगा कि कर्मचारी मेरा जो है जिसको मैं कार्य जो है वो बिना रुचि का दे दिया, बिना योग्यता का दे दिया, सबसे पहले तो स्पेशलाइजेशन में आएगा ही नहीं। दूसरा, उसकी कार्यकुशलता में भी कमी आ जाएगी। मतलब मान लो मुझे जो है वो जौन सा कार्य करना आता है, अगर मुझे उसके विपरीत दूसरा कार्य दे दिया तो जो कार्य मुझे आता है वो भी मेरे को धीरे धीरे जो है वो मेरे अंदर से ख़त्म होता चला जाएगा, तो नुकसान हो जाएगा। फिर तो कार्य विभाजन का ये लाभ और हानि हो गया। फिर दूसरा आता है हमारा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है और उस कार्य के प्रति हम उसे उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हैं, तो हम उसे उस कार्य से संबंधित पर्याप्त अधिकार भी देने चाहिए। भैया कार्य तो हमें दे दिया लेकिन उससे संबंधित अधिकार नहीं दिए गए, तो उस कार्य के अच्छे प्रकार से होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। फिर दूसरा, मेरे ऊपर उत्तरदायित्व नहीं आएगा। क्या होगा, अगर मान लो वो कार्य में सही ढंग से कर नहीं पाता तो मेरे पास एक बहाना, एक्सक्यूज़ भी रहेगा कि मुझे वो वाली चीज़ तो खरीदने के अधिकार नहीं दिए गए, या फिर मुझे ये वाला कार्य नहीं करने के लिए अधिकार नहीं प्राप्त किए गए थे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा जब हम अधिकार और उत्तरदायित्व फिक्स कर देते हैं? एक तो लक्ष्य प्राप्ति में हमारे लिए सहायता मिल जाती है क्योंकि एम्प्लॉय के पास उस कार्य को परफॉर्म करने के अधिकार उसके पास होते हैं। दूसरा, कर्मचारियों के साहस में भी वृद्धि हो जाती है। जब मुझे कोई कार्य सौंपा जाए और मुझे ये कह दिया जाए कि आपको करना है, चाहे आप किसी भी प्रकार से कीजिए, इस कार्य से संबंधित अधिकार आपको दे दिए गए, लेकिन कार्य के प्रति आपका उत्तरदायित्व रहेगा, तो फिर मैं उस कार्य को और अच्छे ढंग से करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। फिर नुकसान क्या हो जाएगा अगर हम ये वाली चीज़ नहीं करते हैं? तो एक तो अधिकारों का गलत प्रयोग होने के जो है वो चांसेस हो जाएंगे। मैं रिस्क ज़्यादा लेने लग जाऊंगा और रिस्क ज़्यादा लूँगा तो कार्यकुशलता में कमी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कर्मचारियों के साहस में कमी हो जाती है। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहेगी कि वो वाला कार्य करने का तो अधिकार मेरे पास है नहीं, तो इस कार्य की सफलता कैसे प्राप्त कर पाऊँगा? तो इस तरह की दिमाग में बातें जो हैं वो आने लग जाएंगे। फिर तीसरा सिद्धांत है अनुशासन। अनुशासन तो खैर हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है।
हम किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को अनुशासित रूप से अगर करना शुरू कर दें तो उस कार्य में सफलता प्राप्त करने की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं अक्सर बच्चों को बोलता रहता हूँ, प्रयासों की कमी हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो उस कार्य में सफलता के चांसेस भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो प्रयास हमें करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खैर, अनुशासन पे चलते हैं, जो कि हमारी लाइफ को जो है वो मोल्ड करने के काम आता है, उसको इम्प्रूव करने के काम आता है। अनुशासन से अभिप्राय आज्ञाकारिता, अधिकारों के प्रति श्रद्धा और नियमों का पालन करने से है, जैसा हम अक्सर स्कूल के अंदर करते हैं। अनुशासन में मैं ये मान के चलूँ, अगर मेरा स्कूलिंग या कॉलेजिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो एक समय जब तक मैं फिक्स नहीं करूँगा कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे या सुबह उठकर पढ़ना है या रात को पढ़ना है, जो भी सूटेबल टाइम लगे, उस टाइम को अगर मैं फॉलो नहीं करके चलूँगा, उन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करूँगा, तो मेरे आगे आने वाली लाइफ के अंदर सफलता के चांसेस जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो किसी भी कार्य का सफलतापूर्वक निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस करने के लिए अनुशासन का होना सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। होगा क्या उससे? अनुशासित संस्था की साख लोगों की नज़रों में अच्छी होती है। मतलब एक उदाहरण ले लीजिए स्कूल का या कॉलेज का, जहाँ पर अनुशासन संबंधित नियमों का पालन अध्यापक और बच्चे करते हुए मिलेंगे, वहाँ पर जो है वो आस पड़ोस में या उस शहर के अंदर उस स्कूल या कॉलेज के बारे में हमेशा आपको तारीफ सुनने के लिए मिलेगी। फिर दूसरा, कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि हो जाएगी। वो तो होनी ही है, जब अनुशासन के साथ में कार्य करेंगे तो फिर हमेशा जो है वो कुशलता में तो वृद्धि होगी ही। अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं, अनुशासन वाली नहीं करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है ही हमारी साख में तो गिरेगी। किसी भी स्कूल में अनुशासन ना रहे या कॉलेज में ना रहे तो उस शहर या गाँव में हमेशा इसी प्रकार की बातें होती हैं कि वहाँ पर अनुशासन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाएंगे या नहीं सीख पाएंगे कुछ भी। होगा क्या? अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा, सब कुछ होश पोश हो जाएगा। कोई कार्य कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि ये कार्य नॉर्मली 2 घंटे के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, तो उस कार्य को करने में 5 घंटे भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो अनुशासन जो है वो प्रबंध का सिद्धांत अति आवश्यक है। अगला, आदेश की एकता। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रत्येक कर्मचारियों को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी हो। मान लो मैं वर्कर हूँ और मेरे पास 4 अधिकारियों के आदेश आ गए, ये वाला काम करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, तो मैं किसका कार्य पहले करूँ, किस कार्य को इम्पोर्टेंस दूँ? मेरा उत्तरदायित्व तो 4 अधिकारियों के प्रति हो गया। 4 कार्य मेरे पास आ गए, 1 घंटे का मान लो समय मिल गया, 1 घंटे बाद चारों आके खड़े हो गए अधिकारी, बताओ हमारा काम कहाँ है? तो मैं किसके प्रति, जी मैंने ये कर दिया, बाकी तीनों का काम कहाँ चला गया? तो उस चीज़ से बचने के लिए प्रबंध का सिद्धांत आदेश की एकता क्या कहता है कि संगठन की कार्यकुशलता में आदेश की एकता से जो है वो वृद्धि होती है। किसकी? संगठन की कार्यकुशलता। संगठन का मतलब मिलजुल कर कार्य करना। तो एक अधिकारी एक ही कर्मचारी को आदेश देगा तो कर्मचारी का भी उसके प्रति ही उत्तरदायित्व रहेगा। दूसरा, उद्देश्य प्राप्त जो हमें करने हैं वो आसानी रहेगी। जैसा उदाहरण दिया कि 4 अधिकारियों ने एक कर्मचारी को जो है वो आदेश दे दिया, तो उद्देश्य प्राप्ति किसकी होगी? किसी एक की ही हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर वो चारों का कार्य शुरू कर देगा तो चारों में से किसी की भी नहीं हो पाएगी। तो उद्देश्य प्राप्ति में भी इस आदेश की एकता जो है वो सिद्धांत हेल्पफुल रहता है। नहीं करते हैं तो संगठन में कार्यकुशलता की तो कमी आएगी। उदाहरण लिया, कार्य तो किसी का भी नहीं कर पाया वो, और दूसरा उद्देश्य प्राप्ति में कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 हो गए। उसके बाद हम 5वें पे चलते हैं। 5वां क्या है? निर्देश की एकता। इसका अभिप्राय ये है कि क्रियाओं के प्रत्येक समूह के लिए जितना समान उद्देश्य हो, एक ही अध्यक्ष और एक ही योजना होनी चाहिए। योजना भी एक होनी चाहिए। हमने ऊपर लिया कि आदेश एक ही का है, योजना भी एक ही होनी चाहिए। जब तक वो योजना पूर्ण नहीं हो जाए हमें दूसरी योजना नहीं उठानी चाहिए।
इसका प्रॉफिट क्या होगा अगर हम निर्देश की एकता कर लेते हैं तो विशिष्टीकरण का लाभ हो जाएगा। विशिष्टीकरण का मैंने अर्थ पहले बताया, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो निर्देश जो दिए गए हैं किसी कार्य को करने के लिए, भैया ये इस कार्य को करने के लिए ये निर्देश है, पहले आप ये कार्य कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको अगले निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। तो एक तो स्पेशलाइजेशन का लाभ हो जाएगा हमें, जो कर्मचारियों को जो हमने कार्य दिया गया वो उस कार्य में पारंगत होते चले जाएंगे, कुशलता प्राप्त करते चले जाएंगे। दूसरा, क्रियाओं में एक रूपता से समन्वय में मदद मिलेगी। समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब मिलजुल कर कार्य करना, तो वो भी एक हमारा बेनिफिट होता चला जाएगा। अगर हम निर्देशों में एकता को फॉलो नहीं करते हैं तो सबसे पहले तो विशिष्टीकरण को तो भूल जाइए कि मैं स्पेशलाइजेशन कर्मचारियों के अंदर पैदा कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही कार्य करने के लिए अलग अलग निर्देश आने शुरू हो जाएंगे या आगे के भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि मेरा ध्यान जो है वो भटक जाएगा। फिर दूसरा, समन्वय का अभाव हो जाएगा। जो इसका बेनिफिट था, समन्वय होता है मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, तो वो एक समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। फिर छठा, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन होते हैं। व्यक्तिगत मेरा पर्सनल से जुड़ा हुआ, सामान्य मेरा व्यवसाय से जुड़ा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार संस्था का हित ही सर्वोपरि है, यानी कि सामान्य हित जो सबके लिए है उसको सामान्य हित कहा गया। तो संस्था का हित सर्वोपरि है। यदि सामान्य हित व व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता क्रम में रखने के लिए कहा जाएगा कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है, तो किसी चीज़ का डाउट नहीं है, मुझे सबसे पहले सामान्य हितों को ही पहले स्थान पर रखना है। क्यों? अगर व्यवसाय ग्रो करेगा तो मेरे व्यक्तिगत हित ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो मानवता का पालन हो जाएगा इससे। मानवता का मतलब सभी के अधिकार जहाँ पर समान हो। दूसरा, संस्था को लाभ होगा, क्योंकि हमने संस्था को सबसे ऊपर फोकस रखा है, तो संस्था को लाभ होगा, तो उसके जितना लाभ उसको होगा। हमने एक उदाहरण लिया था सैलरी बढ़ाने वाला, हमने लिया था बजट कम है तो कम सैलरी बढ़ रही है, बजट ज़्यादा आ गया। बजट कहाँ से आ रहा है? लाभ कमाने से आ रहा है। ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा सैलरी बढ़ जाएगी। तो किसका लाभ कमाने से ही तो सैलरी मेरी बढ़ रही है ना। तो लाभ कब कमाएंगे? जब हम संस्था के बारे में सेंट्रलाइज करके सोचेंगे। नहीं करते हैं तो मानवता का हनन होगा, किसी को ज़्यादा मिल रहा है किसी को कम मिल रहा है। और दूसरा, व्यक्तिगत एवं संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय का अभाव आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा ही नहीं व्यक्तिगत और संस्था के उद्देश्यों के अंदर। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट हमारा आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब बिना पारिश्रमिक एक ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा कर्मचारियों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। मोटिवेशन क्या होता है? उत्साहवर्धन। हमेशा जब पारिश्रमिक जो है कर्मचारियों को मिलता है तब वो उत्साहित होकर और अच्छे प्रकार से कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उचित होना चाहिए। जैसी उनकी योग्यता अनुभव वैसा ही उनका पारिश्रमिक उनको मिलना चाहिए, ताकि कर्मचारियों व मालिकों दोनों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। ये भी ना हो कि मालिक का नुकसान कर रहे हैं हम ज़्यादा सैलरी देकर, जो सैलरी बढ़ाने वाला मैंने बजट का उदाहरण दिया, और ये भी ना हो कि कर्मचारियों को उनकी योग्यता या उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग कम सैलरी मिल रही। तो दोनों को ही हमें जो है वो सेटिस्फाई करके चलना है। किन दोनों को? कर्मचारी और व्यवसाय चलाने वाले को। फ़ायदा क्या हो जाएगा इससे? कर्मचारियों को संतुष्टि में वृद्धि हो जाएगी। जब हमें संतुष्टि में वृद्धि होती है तब हम कार्य को और अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, कर्मचारियों में समर्पण भावना जो है वो विकसित होती है, कि डेडिकेट हो जाते हैं वो अपने जिसके अंडर वो कार्य करते हैं, जिस व्यवसाय के लिए वो कार्य करते हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड होकर जो है वो कार्य करने लग जाते हैं। और अगर मैं इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ तो कर्मचारियों को संतुष्टि में तो अभाव आएगा ही आएगा। और दूसरा, श्रम परिवर्तन की दरों में वृद्धि हो जाएगी, ऊपर नीचे रहेगी, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। तो ये समस्या जो है वो मेरे आगे आ सकती है। फिर 8वां सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं, प्रबंध के 14 सिद्धांत, हम उसके 8वें सिद्धांत में आ गए हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके जो है वो 1-2 बार देखें तो और ज़्यादा अच्छे से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। तो हमारा 8वां सिद्धांत है केंद्रीयकरण व विकेंद्रीयकरण। तो केंद्रीयकरण की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इग्नोर कर दीजिएगा, नया रह गया उसमें, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारियों को चाहिए कि पूर्ण केंद्रीयकरण और पूर्ण विकेंद्रीयकरण के स्थान पर प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाएं। तो केंद्रीयकरण का मतलब क्या हो गया कि जो ऊपर वाली पोस्ट पे बैठे हैं मैनेजर सुपरवाइजर, उनके पास अधिक कार्य हो जाएगा
एक व्यक्ति के पास अधिक कार्य यानी कि अधिक एम्प्लॉइज उसके अंडर में आ जाएंगे और कार्य भी अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको केंद्रीयकरण कहेंगे। विकेंद्रीयकरण में कहेंगे कि ऊपर वाला जो अधिकारी है वो तो कम रह जाएंगे और नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके पास एक से अधिक कार्य आ जाएंगे। हमने पढ़ा था कि एक कर्मचारी को उसकी योग्यता और रुचि के अकॉर्डिंग अगर एक कार्य दिया जाए तो उसमें वो कार्य को अच्छे प्रकार से करने में संभव होता है। तो इसके लिए प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण अपनाना चाहिए, ना केंद्रीयकरण ना विकेंद्रीकरण, प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण हमेशा अपनाना चाहिए, ताकि अधिकारियों के कार्यभार में भी कमी रहेगी और कार्य जो है वो बेहतर होता चला जाएगा और शीघ्र निर्णय लेने में भी उनको सहायता रहेगी। अगर हम नहीं कर पाते हैं ये चीज़ तो पूर्ण विकेंद्रीकरण से अधीनस्थों में कार्यभार बढ़ जाएगा। ये जो मैंने विकेंद्रीकरण बताया था कि ऊपर वाले कर्मचारियों में कम कार्य और नीचे वालों में एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कार्य करने का भार बढ़ जाएगा। और पूर्ण विकेंद्रीकरण अगर मैं कर देता हूँ तो जो अपर वाले जो थे उनमें जो है वो कार्यभार अधिक बढ़ जाएगा, जिससे कि उनके निर्णय लेने की क्षमता कम हो सकती है। चलिए, उसके बाद हमारा 9वां आ जाता है सोपान श्रृंखला, जिसको स्टेप्स भी आप कह सकते हैं। सोपान श्रृंखला से अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से, औपचारिक का मतलब जहाँ औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज़ निभाई जा रही हों, पहले से फिक्स है कि ये कार्य यही करेगा, ऐसे ऐसे कार्य चलेगा, पहले इसके पास आएगा फिर इसके पास इसके पास, तो एक औपचारिकता से निभाई जा रही होती है। तो औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधिकारी तक एक सीधी रेखा में चलती हैं। प्रिंसिपल से टीचर, टीचर से पीएन, पीएन से जैसे जैसे नीचे चलती जाएगी, या फिर मैनेजर से सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र से सब सुपरवाइज़र देन वर्कर, तो एक इसी श्रृंखला में चलती जाएगी और इसी श्रृंखला का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अगर बीच में कोई स्टेप मिस हो गया तो उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी इत्यादि जो ये हमारे सबसे ज़रूरी जो है वो स्टेप होते हैं वो मिस होते चले जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर समान स्तर के कर्मचारियों से ही समतल संपर्क किया जाना चाहिए। समान स्तर मतलब टीचर अगर समान है तो उनसे आपस में संपर्क किया जा सकता है कि एक टीचर को बता दिया कि आप अपने साथियों को बता दीजिए, तो इस प्रकार से किया जा सकता है, जिसको समतल संपर्क हम कहते हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे? सूचनाओं का व्यवस्थित प्रभाव होगा। व्यवस्थित का मतलब सही ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो सूचना चली जाएगी, किसी के लिए सूचना मिस नहीं होगी। दूसरा, अधिकारों को पूर्ण आदर से बेहतर संबंध होते चले जाएंगे। जो अधिकार दिए गए हैं वो अच्छे प्रकार से हम लेंगे कि मेरे पास में सही चैनल से जो है वो सूचना चली आ रही है। अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा? सूचनाओं का व्यवस्थित प्रभाव हो जाएगा। हो सकता है किसी के पास से वो सूचना ना पहुंच पाए, छूट जाए सूचना, तो उसका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। नज़दीकी अधिकारियों की अनदेखी करने से संबंधों में कटुता आने के भी चांसेस रह जाते हैं कि मुझे नहीं बताया, इस प्रकार की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए अगले 10वें पे चलते हैं। हमारा 10वां सिद्धांत व्यवस्था या फिर क्रमबद्धता। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। देखिए, हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग की हम बात करें, याद करते चले गए और दिमाग में स्टोर करते चले गए। जब एग्ज़ाम में गए तो फिर हम सोचना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा। इसकी बजाय अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से दिमाग में रखें, थोड़ा पढ़ें, क्वालिटी वाला पढ़ें। ये नहीं है 2 घंटे बैठ गए, उसमें से 15 शुरू वाले 15 मिनट तो मैंने कंसंट्रेट किया था, उसके अगले वाले जो मेरे जो वो समय था वो टोटली जो है वो मेरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रहा। तो उसकी बजाय मैं व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से अगर मैं पढ़ूं तो फिर उस कार्य के कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संसाधनों को खोजने में समय की बर्बादी नहीं होगी और दूसरा, अनुशासन भी बढ़िया रहेगा। जैसे दवाई वाले दुकान का उदाहरण ले लें, हम कोई दवाई लेने जाते हैं, उसको पता होता है कि कौन से रैक में वो दवाई रखी होगी। मान लो अगर वो व्यवस्थित ढंग से या क्रमबद्ध रूप से, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए से शुरू होने वाली दवाइयाँ एक जगह रखी होंगी, बी से शुरू वाले बी, सी से शुरू होने वाली सी, इस प्रकार जेड तक चला जाता होगा वो दुकान वाला। तो क्या होगा, जैसे ही कोई लेने गया कॉम्बीफ्लेम सी, तो सी में वाले रैक में ही वो ढूंढेगा, ना कि ए बी वाले में। अगर वो मिक्स करके रखता है सारी चीज़ें तो फिर वो खुद भी होश पोश रहेगा। 10-15 मिनट बाद कहनी पड़ेगी उसको, नहीं है भैया कल ले जाना, जबकि उसके पास में वो दुकान में रखी हुई होगी। तो ये होता है नुकसान। क्या हो जाएगा? संसाधनों का दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। रखी है चीज़ फिर भी मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा। और दूसरा, अव्यवस्था हो जाएगी, सारा सामान मैं खिंडा दूंगा उसमें, उसको ढूंढते हुए चीज़ों को।
अगला समता। यह सिद्धांत बताता है कि प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों का मतलब जो मेरे अंडर में, जो प्रबंधक के अंडर में कार्य कर रहे हैं, के साथ व्यवहार करते समय न्याय और उदारता का प्रदर्शन करना चाहिए। सबको बराबर मानवता की नज़र से मानवतापूर्ण व्यवहार जो है वो सभी अधीनस्थों के साथ में करना चाहिए। इससे क्या होता है, कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और अकुशल कर्मचारी कुशलता प्राप्ति का प्रयास करने लग जाते हैं। अकुशल कौन सा है, जिसको कार्य कम आता है, कुशल कौन सा है, जिसको कार्य अच्छे से करना आता है, तो उसकी तरफ प्रयास करने लग जाते हैं। ना कर पाए तो कुशल कर्मचारियों में असंतुष्टि का दौर शुरू हो जाएगा और अकुशल कर्मचारी जिनको कार्य कम करना आता है वो लापरवाही ज़्यादा करने लग जाएंगे। अगला प्रबंध का सिद्धांत जो है वो 12वां, वो है कर्मचारियों में स्थायित्व। ये बड़ा जरूरी चीज़ है। प्रबंध की दृष्टि से कर्मचारियों का दिन प्रतिदिन बदला जाना अहितकारी होगा। भैया 2 दिन उसको काम करते हुए थे, उस कार्य में वो धीरे धीरे उन कार्य को समझने लगा था, तभी मैंने उसकी दूसरी कार्य में लगा दिया, उसको जो दूसरे कार्य में लगा था उसको दूसरे कार्य में लगा दिया। तो जब कार्य को समझने और अच्छे प्रकार से करने का समय आया, मैंने कर्मचारियों का जो है वो कार्य बदल दिया। उससे क्या होगा, जो है वो नुकसान होता चला जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से चलता रहे। होगा क्या, इससे कर्मचारियों के विश्वास में वृद्धि होगी, दूसरा संस्था के साख में भी वृद्धि होगी। ना कर पाया तो कर्मचारियों में अविश्वास का वातावरण आ जाएगा और संस्था में साख में कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 13वां जो सिद्धांत है वो है पहल क्षमता, इनिशिएशन। पहल क्षमता से अभिप्राय अपने विचारों को प्रकट करते हुए कार्य की क्षमता से है। कर्मचारियों को अपने विचार प्रकट करने की भी हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को अपने कर्मचारियों में अधिकारों की सीमा और अनुशासन के अंतर्गत रहते हुए किसी भी कार्य को करने या निर्णय लेने में पहल करने की भावना को उत्प्रेरित करना। मतलब उसके अधिकार उत्तरदायित्व फिक्स कर दिए, उसके बीच में वो जो है वो अपनी बात रखने का उसको फ्रीडम दे, ताकि एक तो उसके अंदर जो है वो कार्य को और ज़्यादा अच्छे करने की भावना जो है प्रेरित होगी। दूसरा, कर्मचारियों की सोच शक्ति में वृद्धि होगी। कर्मचारियों का निर्णय को लागू करने में भी सहयोग रहेगा। जब हम कर्मचारियों में निर्णय को लागू करेंगे तो उसमें भी उनका सहयोग मिलेगा। ना कर पाए तो कर्मचारियों के सोच में कमी आ जाएगी, वो सीमित रहेंगे, जो बताया जाएगा उतना ही करेंगे, उनके दिमाग में और अच्छा आ रहा होगा तो वो बताएंगे नहीं। और फिर कर्मचारियों के अंदर जब हमें निर्णय को लागू करना है तो उनके सहयोग लेने में भी हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और हमारा 14वां और आखिरी, सहयोग की भावना। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधकों को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना विकसित करते रहना चाहिए। भैया मिलजुल कर कार्य करो, एक दूसरे की हेल्प करो, इस प्रकार से बार बार उनको उत्साहित करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा, टीम भावना से कार्य करने की एक तो उनको प्रेरणा मिलेगी, दूसरा हमें उद्देश्य प्राप्त करने में आसानी रहेगी। नहीं कर पाए सहयोग की भावना विकसित तो टीम भावना तो खत्म ही हो जाएगी और उद्देश्य प्राप्ति करने में कठिनाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो ये 14 के 14 सिद्धांत जो हैं वो हमें अच्छे से याद करने हैं। एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस इनके रहते हैं। +2 का पेपर अभी हरियाणा बोर्ड ने अभी लिया नहीं है बिजनेस स्टडी का, तो इस वाले प्रबंध के 14 सिद्धांतों को अच्छे प्रकार से याद कर लें। इस प्रकार के सिद्धांत जो है वो अक्सर पेपर में आ जाया करते हैं। पिछले 3 साल के पेपर उठा के देखिए, उनमें ज़रूर जो है वो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ इसी प्रकार से जो ये सारे के सारे आए हैं। जैसे कि साइकिल निर्माण से ले लेते हैं, एक व्यक्ति जो है वो सिर्फ घंटी बना रहा है, एक व्यक्ति रिम को तैयार कर रहा है, एक व्यक्ति जो है वो हैंडल बना रहा है, एक व्यक्ति गद्दी बना रहा है, एक व्यक्ति टायर बना रहा है। तो क्या हुआ कि उनके कार्य उनकी योग्यता के अनुसार बटे हुए हैं और जैसे जैसे उस कार्य को वो लगातार करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो कार्य क्षमता प्राप्त करते चले जाएंगे। तो बच्चों, कैसी रही आज की ऑनलाइन क्लास? उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा। आज हमने ऑनलाइन क्लास में हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की। तो हमें ये 14 सिद्धांत याद रखने हैं। आप सबका धन्यवाद।